दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यानी पिछले हफ्ते वे कौन सी खास खबरें थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वर्ल्ड के लेवल पर, वैश्विक लेवल पर, जो यूपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन किस वाइज मानचित्र के आधार पर या मैप के बेस्ड क्वेश्चन के आधार पर कोई जगह, कोई स्थान कितना महत्वपूर्ण है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। उसकी मानचित्र को देखेंगे, उसके आसपास की अवस्थिति को देखेंगे, उसके आसपास के क्षेत्र या लोकेशन को देखेंगे, साथ ही जानेंगे कि वह स्थान महत्वपूर्ण क्यों है। आइए शुरू करते हैं हमारे न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड के आज के एपिसोड को। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सबसे पहले चर्चा करेंगे हमारे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न पर, जो कि हमने आपसे पिछले एपिसोड में पूछा था। आइए देखते हैं पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को। आपसे प्रश्न पूछा गया था, पश्चिमी अफ्रीका का यह देश नाइजर नदी के प्रवाह मार्ग से बने चाप या आर्क के भीतर स्थित है। इसके 6 में से 4 पड़ोसी देश गिनी की खाड़ी के निकट अटलांटिक महासागर को स्पर्श करते हैं। इनके अन्य 2 पड़ोसी देशों से नाइजर नदी गुजरती है। इसका एक प्रशासनिक क्षेत्र सहेल हाल ही में हुए कुछ हिंसात्मक घटनाओं के कारण सुर्खियों में था। आपको बताना है कि उपर्युक्त विवरण निम्नलिखित में से किस देश के लिए सर्वाधिक उचित प्रतीत होता है। हमारे पास ऑप्शन है, देखिए, गिनी, माली, बेनिन, बुर्किना फासो। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब देना था। कमेंट सेक्शन में लगभग सभी बच्चों ने पिछले बार सही जवाब दिया है। आइए जानते हैं इस प्रश्न के सही आंसर को कि आखिर वह क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम उन स्थितियों के संदर्भ में उस मैप को जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों के संदर्भ में होगा, और फिर हम देखेंगे नाइजर नदी को, किसका प्रवाह क्षेत्र कहां पर है, इसका आर्क कैसे बनता है, इसके आर्क के भीतर कितने देश आ जाते हैं, इनमें से, क्योंकि क्या कहा गया है, इसके 6 में से 4 पड़ोसी देश गिनी की खाड़ी के निकट अटलांटिक महासागर से भी स्पर्श होते हैं। आइए देख लेते हैं सबसे पहले पश्चिमी अफ्रीकी उन देशों को जो नाइजर नदी के आर्क पर स्थित हैं। ये है मैप। पश्चिमी अफ्रीका के संदर्भ में ही हम चर्चा करेंगे, खासकर इस हिस्से में जो कि नाइजर नदी के आर्क में स्थित है। देखिए, यह है नाइजर नदी जो यहां से बढ़ती हुई आगे बढ़ती है, बहती हुई आगे बढ़ती है और यहां पर आ जाती है, यहां डेल्टा बनाती है। नाइजर नदी के भीतर देखिए कौन कौन से देश हैं, देख सकते हैं आप। आइवरी कोस्ट जो इसके आर्क के भीतर है, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, बेनिन, इसके आर्क के भीतर यही देश आ पा रहे हैं पूरी तरह से। यदि बात करें कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या सटीक बैठेगा, तो देखिए इसका पहला कथन क्या कह रहा है, कहता है पश्चिमी अफ्रीका का यह देश नाइजर नदी के प्रवाह मार्ग से बने चाप के भीतर स्थित है। हमने देखा 5 देश हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसके 6 में से 4 पड़ोसी देश गिनी की खाड़ी के निकट अटलांटिक महासागर को स्पर्श करते हैं। आइए देखते हैं कि वह कौन सा देश है जिसके 6 में से 4 पड़ोसी देश अटलांटिक महासागर के साथ भी अपनी सीमा साझा करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें आइवरी कोस्ट की, तो इसके बाद फिर इसके पड़ोसी देशों में ये और ये शामिल हो जाते हैं, यानी 4 पड़ोसी देश तो नहीं है जो अटलांटिक महासागर के साथ सीमा साझा करते हैं। इसलिए यहां पर यदि हम लेते हैं बुर्किना फासो को, तो बुर्किना फासो को केंद्र में रखकर इसके 4 पड़ोसी देश होंगे, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो और बेनिन। और ये चारों यहां पर किसके साथ, किसके बाईपास करके, गल्फ ऑफ गिनी के साथ, फिर बाद में अटलांटिक महासागर के साथ ये क्या कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं। यानी यहां पर सही जवाब क्या बैठेगा हमारा, बुर्किना फासो। दूसरे कथन के मुताबिक हमें केवल यही प्राप्त हो रहा है। ध्यान में रखिए क्या कहा गया है, इसके 6 में से 4, तो 6 में से 4 पड़ोसी देशों की हमने चर्चा कर ली। 2 पड़ोसी देश कौन से हैं, एक माली और नाइजर, क्योंकि देखिए बुर्किना फासो इसके साथ यानी माली और नाइजर के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा देखिए इसमें क्या लिखा है कि इसके अन्य 2 पड़ोसी देशों से नाइजर नदी गुजरती है। इसका एक प्रशासनिक क्षेत्र सहेल हाल ही में कुछ हिंसात्मक घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा है। तो देखिए इसके 2 पड़ोसी देश कौन से हैं, माली और नाइजर, और ये तो यहाँ इस वाले हिस्से से आ गए, यानी गल्फ ऑफ गिनी के बाद ये अटलांटिक महासागर के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ये है, तो क्या वास्तव में से नाइजर नदी गुजर रही है? तो देखिए इस मैप से यह बिल्कुल सही बात है, माली और नाइजर से नाइजर नदी गुजरती है। तो स्पष्ट रूप से ये सभी वाक्यांश, ये सभी शब्द किसके लिए हैं, ये सभी वाक्य किसके लिए हैं, या कहें ये पूरा विवरण किसके संदर्भ में बातें कर रहा है, बुर्किना फासो के संदर्भ में। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है।
बिल्कुल सही बात है कि बुर्किना फासो का एक प्रशासनिक क्षेत्र है सहेल। सहेल रीजन कौन सा रीजन है? सहेल रीजन वह रीजन है जो अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान को उसके दक्षिणी हिस्से के घास के मैदान से पृथक करता है, उसे ही सहेल रीजन के रूप में जाना जाता है। सहेल रीजन के संदर्भ में ही एक सहेल पट्टी बनाई जा रही है जहां पर कुछ घने सघन वनों को स्थापित किया जा रहा है, वृक्ष लगाए जा रहे हैं ताकि यह सहारा रेगिस्तान को और नीचे की तरफ विस्तारित करने से रोके। यह हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले नाइजर नदी की आप स्थिति देख लीजिए, इसकी लोकेशन देखिए। यदि बात करें नाइजर नदी के संदर्भ में तो देखिए इसका उद्गम स्थल क्या है, ध्यान रखिएगा, लोमा माउंटेन। लोमा माउंटेन से निकलती है, आगे बढ़ती है मसीना स्वैम्स के पास, यह यहाँ पर आगे बढ़ती है और फिर यहाँ जाकर आगे डेल्टा बनाती है। मसीना स्वैम्स की बात करें, यह दलदली भूमि है, इनलैंड वाटर यहाँ पर उपलब्ध होता है और यह दलदली भूमि के रूप में जानी जाती है, साथ ही यह आर्द्र भूमि के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। प्रश्न की खबर है, हाल ही में प्रकाशित एक खबर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत ब्राजील को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है। यानी भारत शुगर प्रोडक्शन के लेवल पर वैश्विक लेवल में पहले स्थान पर आ गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चीनी के वैश्विक उत्पादन के शीर्ष 5 उत्पादकों में शामिल नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पहले यह जानना भी जरूरी हो जाएगा वैश्विक लेवल पर टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हैं जो शुगर प्रोडक्शन में या शुगर प्रोड्यूसिंग के लेवल पर टॉप 10 कंट्रीज हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 5 देशों की, शीर्ष 5 देशों के संदर्भ में। आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं। पहले नंबर पर अभी हमने देखा ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत पहले नंबर पर आ गया है, यानी चीनी उत्पादन के लेवल पर भारत पहले नंबर पर है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है ब्राजील, तीसरे नंबर पर है यहां थाईलैंड, ध्यान रखिएगा। थाईलैंड शुगर प्रोडक्शन में या इसके प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में 3rd नंबर पर आता है, यानी शीर्ष 5 देशों में थाईलैंड शामिल है। चौथी रैंकिंग की बात करें तो चौथे नंबर पर है चीन, रिपब्लिक ऑफ चाइना। 5वें नंबर पर देखिए है यूएसए, 6वें नंबर पर देखिए है रूस, 7वें नंबर पर है मैक्सिको, ठीक है। 8वें नंबर पर है फ्रांस, 9वें नंबर पर है पाकिस्तान और 10वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। अब यदि बात करें टॉप 5 कंट्रीज की तो ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर भारत, दूसरे पर ब्राजील, तीसरे नंबर पर थाईलैंड, चौथे नंबर पर चीन और 5वें नंबर पर है यूएसए, जिसमें कहीं भी पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज में नहीं आता। इसकी रैंकिंग है 9वीं, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान, क्योंकि यह 9th रैंक पर है। और हमने क्या पूछा है टॉप 5 कंट्रीज के बारे में कि इनमें से कौन शामिल नहीं है, पाकिस्तान शामिल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले आप ये एक कंट्री वाइज मैप देख सकते हैं और रॉ शुगर प्रोडक्शन देख सकते हैं, जिसमें इंडिया, ब्राजील, थाईलैंड, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को देखते हैं। खबर है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर एक विशाल अंतरिक्ष मलबा मिला था, जिसकी पुष्टि इसरो के द्वारा 2021 में लॉन्च किए गए एक रॉकेट के मलबे के रूप में हुई है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया चर्चा में है। चूंकि भले ही यह खबर इसरो के बारे में है या भारत के संदर्भ में है, लेकिन हम हमारा न्यूज ऑन मैप इंडिया एक अलग सेगमेंट के रूप में लेकर आते हैं, एक अलग प्रोग्राम के रूप में लेकर आते हैं। तो यहाँ भारत के संदर्भ में, भारत की खबरों के संदर्भ में, भारत के मानचित्र के संदर्भ में चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर या वर्ल्ड मैप के संदर्भ में। प्रश्न है, निम्नलिखित जलराशियों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है देखिए, कारपेंट्रिया की खाड़ी, तिमोर सागर, कोरल सागर, बास जल संधि, तस्मान सागर, बिस्मार्क सागर। उपर्युक्त में से कितनी जलराशियों का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है? ध्यान रखिएगा, कितनी जलराशियों का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है पूछा गया है। ऑप्शन है केवल 2, केवल 3, केवल 4 और केवल 5। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देखना, ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन के आसपास की इन सभी जलराशियों को देखना
और यह बताना कि इनमें से किसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। आइए देखते हैं मैप में ऑस्ट्रेलिया का मैप और इसके साथ साथ कुछ अन्य द्वीपीय देशों का मैप जो कि ऑस्ट्रेलिया से ही लगे हुए हैं या ऑस्ट्रेलिया के आसपास हैं। बात करें उन सभी जलराशियों के बारे में जो हमारे प्रश्न में पूछी गई हैं, तो यह है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में है देखिए तिमोर सी, ठीक है, जो कि हमारे प्रश्न में है, यानी तिमोर का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। दूसरा है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, इसका संबंध भी ऑस्ट्रेलिया से है, यहाँ पर कैप यॉर्क है, ठीक है, और यह किसका हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, क्वींसलैंड का हिस्सा है ये, ठीक है। इसके अलावा गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया भी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। कोरल सी, यह भी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ये सभी जानते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ है और ये कोरल आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया से ही संबंधित है ये, तो यहाँ कोरल सी भी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तस्मान सी, बिल्कुल यह है तस्मानिया। यदि हम तस्मानिया की बात करें तो मेन ऑस्ट्रेलिया से तस्मानिया को अलग करता है बास स्ट्रेट, और बास स्ट्रेट भी हमारे प्रश्न में है। तो बास स्ट्रेट का संबंध भी किससे है, ऑस्ट्रेलिया से है, और तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा है। ध्यान रखिएगा तस्मान सागर का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। यहां पर किसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का संबंध नहीं है बिस्मार्क सी से। क्यों, क्योंकि बिस्मार्क सी पापुआ न्यू गिनी के पास स्थित है, ना कि ऑस्ट्रेलिया के पास। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब यदि हम ढूंढें कि यहाँ तिमोर सागर ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, बास जल स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, बिस्मार्क सागर ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है, कारपेंट्रिया की खाड़ी, कोरल सागर, तस्मान सागर, ये सभी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, यानी 5 लोकेशन है, जलराशियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केवल 5। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली खबर को, अगले प्रश्न को। खबर है हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह भारत में हवाना सिंड्रोम के मामले की जांच करेगी। अब यहाँ पर हवाना सिंड्रोम क्यों महत्वपूर्ण है, हवाना सिंड्रोम एक लोकेशन के नाम पर ही रखा गया है। हवाना सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम है सिम्टम्स, सेट ऑफ सिम्टम्स, किन्हीं लक्षणों के ग्रुप को कहा जाता है सिंड्रोम, और हवाना पर ये ऐसे सेट ऑफ सिम्टम्स देखे गए थे, इसलिए इन्हें हवाना सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। खासकर इससे प्रभावित हुए हैं अमेरिकी जो दूतावास में लोग रहते हैं या अमेरिकी कर्मचारी जांच एजेंसी के लोग, वही इससे प्रभावित या पीड़ित पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी सबसे पहली जो स्थिति या सबसे पहले इसकी जो घटना घटित हुई थी वह हुई थी कहां पर, हवाना में, इसलिए इसका नाम हवाना सिंड्रोम रख दिया गया है। इसमें मिचली आना, आंखों में दर्द, घबराहट, ऐसी चीजें इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमारे पास एक तरफ देश है और दूसरी तरफ राजधानी। देश में है क्यूबा, पापुआ न्यू गिनी, वेनेजुएला और फिजी। अब आपको बताना है कि क्या सामने जो राजधानियां दी हुई हैं इनकी ही राजधानियां, यानी इनमें से उपयुक्त में से कौन सा से युग्म सुमेलित है। क्यूबा के सामने है हवाना, पापुआ न्यू गिनी, पोर्ट मोरेस्बी, वेनेजुएला, कराकस, फिजी, सुवा। आपको बताना है कौन सा सुमेलन सही है, 1 और 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं इनकी लोकेशन। इन सभी हम सबसे पहले इन देशों को अलग अलग देशों के संदर्भ में देखेंगे, लेकिन उसके पहले इन चारों देशों की लोकेशन को हम एक ही मैप में देखेंगे। आइए देखते हैं क्यूबा, पापुआ न्यू गिनी, वेनेजुएला और फिजी को। देखिए यह है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में यदि बात करें क्यूबा के संदर्भ में और वेनेजुएला के संदर्भ में, तो ये अमेरिकी महाद्वीप में आ जाएंगे। यहाँ है क्यूबा, यहाँ है वेनेजुएला। वहीं बात करें पापुआ न्यू गिनी के संदर्भ में, तो यहाँ पर है पापुआ न्यू गिनी और यहाँ है फिजी। अब आइए क्रमशः हम एक एक करके सभी देशों और उनकी राजधानियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे क्यूबा के बारे में। देखिए यह है क्यूबा का मैप। क्यूबा देखिए अपने आप आसपास गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक ओशन, कैरेबियन सी इनसे घिरा हुआ है, और यहाँ पर ही स्टेट ऑफ फ्लोरिडा भी स्थित है, जो फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करता है। बात करें क्यूबा की राजधानी के संदर्भ में, तो क्यूबा की राजधानी है हवाना, यानी हमारा पहला सुमेलन बिल्कुल सही है। दूसरा है पापुआ न्यू गिनी। आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। अगला मैप है पापुआ न्यू गिनी का। पापुआ न्यू गिनी के आसपास देखिए क्या क्या स्थित है, बिस्मार्क सी स्थित है, पैसिफिक ओशन में है यह, और इसके अलावा यहाँ पर सोलोमन सी भी है, कोरल सी भी है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, यानी यहाँ हमारा दूसरा सुमेलन भी सही है। तीसरा है वेनेजुएला। आइए इसे भी देख लेते हैं, इसके मैप पर चर्चा कर लेते हैं। यह है वेनेजुएला का मैप, जो कि दक्षिणी अमेरिकी जो क्षेत्र है वहां पर स्थित है,
और वेनेजुएला की बात करें तो यह कैरेबियन सीज के आसपास स्थित है। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, यानी बात बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर हमारा तीसरा सुमेलन भी सही है और चौथा है फिजी। आइए फिजी को भी देख लेते हैं, इसकी लोकेशन और मैप। फिजी के पर गौर फरमाए तो देखिए है फिजी और यह पैसिफिक ओशन में स्थित है। इसके पास कोरल सी भी है, ध्यान रखिएगा। बात करें फिजी की तो इसकी राजधानी है सुवा। यानी हमारा चौथा सुमेलन भी यहां सही हो जाता है। चारों सुमेलन सही है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं, अगली खबर को देखते हैं और अगली खबर की आधारित प्रश्न पर भी चर्चा कर लेते हैं। खबर है, हाल ही में अमेजन सहयोग संधि संगठन ने बेलेम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेजन कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह ऑर्गेनाइज की गई है कहां पर? ब्राजील के एक शहर बेलेन में। यहाँ पर खास घोषणा पत्र पर चर्चा हुई है और घोषणा पत्र में किन चीजों को शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया है अमेजन वर्षा वनों को, जो वहां पर इनकी कटाई लगातार हो रही है, इस कटाई को कैसे कम किया जाए, कैसे वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाए और वहां पर उत्पन्न होने वाली वनाग्नि को कम किया जाए। सबसे मुख्य बात है यहाँ पर अमेजन वर्षा वनों की कटाई को रोकना। इसी संदर्भ में विभिन्न देशों से यह अपील की गई है कि सभी जो विकसित देश है एक साथ आए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जलवायु परिवर्तन को अफेक्ट कर रहे हैं और ये जलवायु परिवर्तन को यदि अफेक्ट करेंगे तो जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है। ऐसे में सभी देश एक साथ आकर कुछ सहायता प्रदान करें इन क्षेत्रों में या इन रीजन में रहने वाले देशों को, ताकि जो अमेजन वर्षा वन है उनकी कटाई को रोका जा सके। प्रश्न है, निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। हमारे पास ऑप्शन है पेरू, चिली, कोलंबिया, पनामा, बोलीविया, पराग्वे। उपर्युक्त में से कितने देशों का विस्तार अमेजन नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में है? ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है। उपर्युक्त में से कितने देशों का विस्तार अमेजन नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में है? हमारे पास ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में हम चर्चा करने वाले हैं दक्षिण अफ्रीकी देशों के संदर्भ में और इनके आसपास के उन लोकेशन के संदर्भ में जो कहां पर स्थित है? अमेजन नदी के जल भराव क्षेत्र में या जल ग्रहण वाले क्षेत्रों में। आइए देखते हैं इनकी लोकेशन। सबसे पहले एक मैप देखेंगे जो संबंधित होगा अमेजन नदी के संदर्भ में, लेकिन यहां जरूरी है क्या? उन देशों को देखना जिनके बारे में हमने चर्चा की है और उन देशों को देखना जहां तक अमेजन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, जल भराव क्षेत्र है। देखिए, यदि हम बात करें अमेजन नदी के संदर्भ में तो यह है मुख्य अमेजन नदी और इसके जल ग्रहण या जल भराव क्षेत्र की बात करें तो यह यहां तक विस्तारित है। ठीक है, यानी इसमें मुख्यतः कौन कौन से देश शामिल हैं? देखिए, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, सुरीनाम, गुयाना और सुरीनाम। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण देश है ब्राजील, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक मात्रा में इसका प्रवाह क्षेत्र है। ऐसे में इन सभी देशों के बारे में चर्चा की गई है और ये सभी देश आपस में मिलकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक क्षेत्र है फ्रेंच गुयाना, जो जिस पर फ्रेंच का अधिकार है, फ्रांस का अधिकार है। ध्यान रखिएगा ये लोकेशन भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बात करें हमारे ऑप्शन के संदर्भ में तो आप देखिए चिली काफी दूर हो जाता है, चिली इसमें शामिल नहीं है क्योंकि यह रीजन यहां तक है। ठीक, तो चिली इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा पराग्वे भी इसमें शामिल नहीं है। ये हमारे ऑप्शन में पराग्वे भी है, चिली भी है, ये देश इसमें शामिल नहीं है। इसमें पनामा, जो कि यहाँ कहीं ऊपर स्थित है, इस रीजन में स्थित नहीं है। पनामा भी इसमें शामिल नहीं है। यानी यहाँ पनावे हट गया, पराग्वे हट गया और चिली हट गया, जबकि पेरू, कोलंबिया और बोलीविया ये देश शामिल हैं। देखिए, पेरू की लोकेशन यहाँ पर है, यहाँ कोलंबिया की लोकेशन है और ये बोलीविया, ये इसके अंतर्गत शामिल है। तो यदि हम बात करें इस रीजन के संदर्भ में, इस प्रश्न के आंसर के संदर्भ में, तो कितने देशों का विस्तार अमेजन नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में है? केवल 3। हमारे प्रश्न के मुताबिक ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और एक और मैप को देख लेते हैं। मैप भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह मैप है किसका? अमेजन नदी के जल भराव क्षेत्र का। और आप इस मैप के थ्रू आसानी से देख पाएंगे उन क्षेत्रों को जहां तक इसका जल भराव या जल ग्रहण क्षेत्र है। बोलीविया तक है, लेकिन यहाँ पर पराग्वे शामिल नहीं है, चिली शामिल नहीं है, पनामा भी शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल के समय में प्रवासियों को यूरोप ले जाने वाले अनेक नौकाओं के भूमध्य सागर में डूबने के कारण यह जल निकाय लगातार चर्चा में बना हुआ है। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, यह जल निकाय लगभग चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है और इसके तट
3 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा जल निकाय जो लगभग अपने चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है और 3 महाद्वीपों तक विस्तारित है। अपने आप में एक महत्वपूर्ण टर्म है, इसे ध्यान रखिएगा। यह जल निकाय एक संकरी जल संधि के माध्यम से विश्व के दूसरे सबसे बड़े महासागर से जुड़ा हुआ है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर यानी अटलांटिक महासागर की बात यह कर रहा है, अटलांटिक ओशन की बात कर रहा है, ठीक है। जबकि इसके लगभग ठीक दूसरी ओर यह एक मानव निर्मित नहर के माध्यम से एक अन्य महासागर से जुड़ा हुआ है। इसकी यह भौगोलिक स्थिति इसे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक बनाती है। इस जल निकाय के आसपास के क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है जो रसदार फलों की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब आपको बताना है उपयुक्त विवरण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। ऑप्शन है कैरेबियाई सागर, भूमध्य सागर, काला सागर या मरमरा सागर। बात करें सबसे पहले एक ऐसे जल निकाय के बारे में जो अपने चारों ओर से लगभग स्थल से घिरा हुआ है और वह 3 महाद्वीपों से इसकी सीमा स्पर्श करती है। आइए देखते हैं सबसे पहले कैरेबियाई सागर को क्या वास्तव में यह इसे सिद्ध कर पा रहा है। तो देखिए कैरेबियाई सागर होगा यहां पर और आप देख पा रहे होंगे कि यह यहां चारों ओर से मान लीजिए छोटे छोटे द्वीपों से तो घिरा होगा, लेकिन यह यहां पर 3 महाद्वीपों के साथ अपनी सीमा स्पर्श नहीं करता है। बात करें हमारे दूसरे ऑप्शन भूमध्य सागर के बारे में, तो यहां पर आप देखिए भूमध्य सागर की लोकेशन है यह। इसके बारे में भी यह बात बिल्कुल सही है कि अपने चारों ओर से क्या करता है, जो भूआबद्ध क्षेत्र हैं या भूमि वाले क्षेत्र हैं उनसे घिरा हुआ है। और यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है इसके लिए कि यह अपने 3 ओर से 3 महाद्वीपों से घिरा है जिसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा यह बात भी इसमें बिल्कुल सटीक बैठ रही है क्या कि यह जल निकाय एक संकरी जल संधि के माध्यम से विश्व के दूसरे बड़े महासागर से जुड़ा हुआ है और इसके ठीक दूसरी ओर यह मानव निर्मित नहर के माध्यम से एक अन्य महासागर से जुड़ा हुआ है। देखते हैं, देखिए यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से यह विश्व के दूसरे महासागर यानी अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है और यह अपनी दूसरी ओर से स्वेज नहर के माध्यम से रेड सी से होते हुए यह दूसरे महासागर यानी इंडियन ओशन से कनेक्टेड है। इसके अलावा यह भी देखिए यह यहाँ पर एक विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु। और यहाँ रसदार फलों की खेती के लिए क्या है, काफी उपयुक्त प्लेस है। यानी स्पष्ट रूप से यह पूरा विवरण भूमध्य सागर के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को, अगली खबर को चर्चा कर लेते हैं। खबर है हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास जायद तलवार दुबई के पोर्ट रशीद पर संपन्न हुआ है। यहां पर फिर से बात करेंगे क्योंकि न्यूज ऑन मैप इंडिया आ गया है, इस वजह से भारत के संदर्भ में चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे संयुक्त अरब अमीरात के संदर्भ में। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी दोनों के साथ अपना तट साझा करता है। दूसरा, यूएई की राजधानी लगभग उसी अक्षांश पर स्थित है जिस पर दिल्ली स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। बात करें संयुक्त अरब अमीरात के संदर्भ में तो देखिए आइए देखते हैं क्या वाकई यह फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी के साथ अपनी तटरेखा साझा करता है। सबसे पहले में आप देखेंगे किसका, मिडिल ईस्ट का। मिडिल ईस्ट में ही स्थित है क्या, यूएई। यह है मिडिल ईस्ट का मैप जिसमें यहां पर है यूएई और यूएई की राजधानी यहां पर है अबू धाबी। ठीक है, यह अबू धाबी। बात करें कि क्या यह अपने दोनों ओर से किससे घिरा हुआ है, एक गल्फ ऑफ पर्शियन या पर्शियन गल्फ से और एक है गल्फ ऑफ ओमान से। तो यहाँ बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये दोनों ओर से इससे घिरा हुआ है। पहला कथन सही। दूसरा है यूएई की राजधानी लगभग उसी अक्षांश पर है जिस पर दिल्ली स्थित है। आइए यह भी देख लेते हैं अगले मैप में। तो यूएई है यहाँ, इसकी राजधानी है यहाँ पर अबू धाबी और यह वह अक्षांश है जहां पर यह अबू धाबी स्थित है, यानी 24.45 उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं हम और यह अक्षांश आगे बढ़ता है यहां तक। आप देखिए कि इस अक्षांश से दिल्ली काफी दूर है, यानी यह उसी अक्षांश में स्थित नहीं है जिस अक्षांश में दिल्ली स्थित है।
बात करें सबसे नजदीक राजधानी के संदर्भ में कि भारत के किस राज्य की राजधानी इसके सबसे नजदीक है, तो देखिए यहां पर है इम्फाल, जो इसके सबसे नजदीक है, ना कि उसी पर। यदि बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, एक कथन सही है, यानी प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि क्या पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को और उसकी खबर को। खबर है, हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमोस भी अपने चंद्र अभियान को गति देते हुए लूना 25 अंतरिक्षयान लॉन्च किया है, जो चंद्रयान 3 की तरह ही चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। जैसे भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, वैसे ही रोसकॉसमोस ने भी अपना लूना 25 लॉन्च किया है। चंद्रयान के कहां पर? ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? कथन 1 है, अधिकांश अंतरिक्ष एजेंसियां अपने स्पेस पोर्ट यथासंभव विषुवत रेखा के करीब बनाने की कोशिश करती हैं। दूसरा कथन है, विषुवत रेखा के करीब से रॉकेट लॉन्च करने पर पृथ्वी के घूर्णन से प्राप्त थ्रस्ट का फायदा मिलता है, जो ईंधन की जरूरत को कम करता है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? हमारे पास ऑप्शन है कथन 1, कथन 2 दोनों सही है, कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1, कथन 2 दोनों सही है, कथन 2, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। बात करें इन दोनों कथनों के संदर्भ में, तो यह बात बिल्कुल सही है कि अधिकांश देश की जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं वे कोशिश करती हैं कि उनके स्पेस पोर्ट कहां पर हो? विषुवत रेखा के करीब हो, यानी विषुवत रेखा के करीब अपने स्पेस पोर्ट को बनाने की ये कोशिश करती हैं। बिल्कुल सही बात है। आइए मैप में देखते हैं कि कुछ खास देश कौन कौन से हैं जिनके पास अपनी अंतरिक्ष एजेंसी हो और ये कहां पर इनका स्थापित है। बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत पर यहाँ महत्वपूर्ण स्थान है जहां से हम अपनी रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। दूसरा, बात करें चाइना की, तो चाइना की यहाँ पर है, देखिए विषुवत रेखा के करीब है, आप मान सकते हैं, ठीक है। रशिया की बात करें तो एक यहाँ कजाकिस्तान और एक रशिया के इस वाले इलाके में है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर भी एक है यूएसए के संदर्भ में, जो यहाँ पर लॉन्च करने के लिए सहायक है। तो विषुवत रेखा के नजदीक बनाने की अधिकांशतः कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों कोशिश करते हैं विषुवत रेखा के नजदीक? क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से यहाँ एक थ्रस्ट मिलता है इन्हें, ताकि जो इनकी सैटेलाइट है उसमें ईंधन कम से कम इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए यहाँ दूसरा कथन बिल्कुल सही है, पहला कथन बिल्कुल सही है और दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को, उसकी खबर को। खबर है, हाल ही में सामने आए अर्थव्यवस्था के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि कोविड के बाद कमजोर रिकवरी के कारण चीनी अर्थव्यवस्था अब स्फीति की चपेट में आ गई है। देखिए, हम सभी जानते हैं मुद्रास्फीति क्या है। सामान्य जो प्राइस है किसी वस्तु का, उससे प्राइस का बढ़ जाना मुद्रास्फीति है। यानी किसी वस्तु का प्राइस 10 रुपीज है या 10 रुपए है, तो उस वस्तु का प्राइस 15 रुपए यदि हो जाए तो उसे मुद्रास्फीति के तौर पर देखा जाता है। ध्यान रखिएगा। और इस प्राइस में यदि 2-3 रुपए की कमी आती है, जो महंगाई में कमी आ रही है, उसे अपस्फीति के रूप में जानते हैं, जिसे कहते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमने जाना किसके बारे में? मुद्रास्फीति और डिफ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में। आइए जानते हैं। प्रश्न देखते हैं। चीन महत्वपूर्ण है। चीन पर आधारित प्रश्न फ्रेम किया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमारे पास ऑप्शन है बीजिंग, शंघाई, हांगकांग, ताइपेई। सही कूट का चुनाव करिए। 1 2 3 4, 1 2 4 3, 2 1 3 4, 2 1 4 3। यहां पर हमें बताना है उत्तर से दक्षिण का क्रम, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसमें उत्तर से दक्षिण इस दिशा की ओर आने वाले क्रम को हमें बताना है। तो आइए सबसे पहले इन चारों क्षेत्रों की, इन चारों शहरों की लोकेशन देखते हैं हम मैप में। यहां पर देखिए, यहां है चाइना का मैप और ताइवान। ये शहर चाइना और ताइवान वाले क्षेत्र में स्थित हैं। सबसे उत्तर जो शहर स्थित है उत्तरी क्षेत्र में, वह है बीजिंग। दूसरे नंबर पर है शंघाई, तीसरे नंबर पर है ताइपेई जो कि ताइवान का शहर है, और चौथा है हांगकांग। तो इनका क्रम कैसे होगा? पहले नंबर पर होगा बीजिंग, दूसरे नंबर पर शंघाई, तीसरे नंबर पर होगा ताइपेई और चौथे नंबर पर होगा हांगकांग। आइए देखते हैं इनका क्रम। तो बीजिंग यानी पहले नंबर पर होगा बीजिंग, दूसरे पर शंघाई, तीसरे पर है ताइपेई यानी 4 और फिर हांगकांग यानी 3।
1 2 4 3 इसका सही क्रम होगा। देख लेते हैं कहां पर है 1 2 3 1 2 4 3। ऑप्शन बी यही इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी उत्तर से दक्षिण में आते हुए बीजिंग, शांघाई, ताइपे और हांगकांग सही क्रम होगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर को और उसके प्रश्न को। खबर है हाल ही में इथियोपिया के अम्हारा क्षेत्र में चल रहे संघर्षों के बीच एक संदिग्ध हवाई हमले में कम से कम 2 दर्जन लोग मारे गए हैं। इथियोपिया एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, इसी पर यह प्रश्न फ्रेम किया गया है। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है टाना झील इथियोपिया के अम्हारा प्रांत में ही स्थित है। दूसरा, ब्लू नील नदी टाना झील से ही निकलती है। और तीसरा है ब्लू नील और व्हाइट नील सूडान की राजधानी खार्तूम के निकट आपस में मिल जाती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा सही कथन गलत है और है? ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है गलत कथन के संदर्भ में। ऑप्शन है 1 और 2, केवल 2, केवल 3, कोई भी नहीं। आइए सबसे पहले देखते हैं इथियोपिया की मैप को, इसके मानचित्र को कि यह कहां पर है। फिर देखेंगे टाना झील के संदर्भ में कि यहां पर है या नहीं। फिर यह भी देखेंगे कि ब्लू नील क्या टाना झील से निकलती है। सबसे पहले देखेंगे यह है इथियोपिया का मैप, ठीक। और इथियोपिया में स्थित है, देखिए, लेक टाना या लेक टाना, ठीक। लेक टाना से ही देखिए निकल रही है अबाया ब्लू नील रिवर। यह रिवर ऐसे बढ़ती है और ऐसे फिर ये आगे बढ़ जाती है ब्लू नील रिवर, सूडान से होकर फिर आगे बढ़ती है। तो इस प्रश्न की यदि देखें तो इसमें क्या लिखा है, टाना झील इथियोपिया के अम्हारा प्रांत में ही स्थित है। तो यहां पर देखिए इस मैप में बिल्कुल टाना झील यह है और यह इथियोपिया के अम्हारा प्रांत में स्थित है। पहला कथन हो जाएगा सही। दूसरा भी सही है, ब्लू नील नदी टाना झील से निकलती है। इसे हमने अभी मैप में भी देखा कि ब्लू नील नदी टाना लेक से निकलकर आगे बढ़ती है, ठीक है। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है क्या है, ब्लू नील और व्हाइट नील सूडान की राजधानी खार्तूम के निकट आपस में मिल जाती हैं। आइए देख लेते हैं इसे अगले मैप में। देखिए यहां पर है इथियोपिया। इथियोपिया में यह है लेक टाना। लेक टाना से ब्लू नील आगे निकलती है और यह आगे बढ़ती है। यहां से व्हाइट नील आगे बढ़ती है और व्हाइट नील ब्लू नील दोनों ही सूडान के खार्तूम के पास, जो कि इसकी राजधानी है, आगे बढ़ती है नील नदी के रूप में। खार्तूम के पास ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, व्हाइट नील और ब्लू नील, फिर ये आगे बढ़ती हैं नील नदी के रूप में, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तीसरा कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। तीनों कथन सही हैं, लेकिन क्या पूछा गया है, कौन सा कथन गलत है? तो कोई भी कथन गलत नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर को और उस पर आधारित प्रश्न को। खबर है हाल ही में इक्वाडोर के आगामी राष्ट्रपति चुनावों के एक उम्मीदवार की हत्या कर दिए जाने के बाद वहां आपातकाल लगा दिया गया है। ध्यान रखिएगा किसके बारे में चर्चा की जा रही है, इक्वाडोर के संदर्भ में। वहां पर राष्ट्रपति के एक उम्मीदवार व्यक्ति हैं, उनकी हत्या कर दी गई है, इस वजह से ये क्षेत्र चर्चा में है। प्रश्न है इक्वाडोर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन देखिए क्या है। कथन है प्रशांत महासागर की प्रतिविश्वतीय धारा इक्वाडोर के तट के निकट से उत्पन्न होती है। दूसरा, यह दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जो केवल 2 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। तीसरा, ब्राजील इसका सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। और चौथा है प्रसिद्ध चिम्बोराजो ज्वालामुखी यहीं स्थित है। तो यह कथन चारों किसके बारे में है? इक्वाडोर के संदर्भ में। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन इक्वाडोर के बारे में सही है। सबसे पहले पहला कथन क्या लिखा है, प्रशांत महासागर की प्रतिविश्वतीय धारा इक्वाडोर के तट के निकट से उत्पन्न होती है। यहां पर महत्वपूर्ण है प्रतिविश्वतीय धारा, इसके लिए जानना जरूरी है विश्वतीय धारा क्या है, प्रतिविश्वतीय धारा क्या है और महासागरीय धारा क्या है। देखिए महासागर की जल की बात करें तो एक जब विशाल जलराशि या एक महासागर की बड़ी जलराशि एक दिशा की ओर प्रवाहित होती है तो इसे कहते हैं महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराएं हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, यानी घूर्णन करती है। इस क्रम में जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है तो विषुवत रेखा के आसपास जो जलधारा है, पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो जलधारा इस तरफ बहेगी। तो जब जलधारा इस तरफ बहती है तो उन धाराएं, वे जलधाराएं जो पृथ्वी की इस घूर्णन गति के विपरीत बह रही हैं, उन्हें कहते हैं विषुवतीय जलधाराएं। और जब ये विषुवतीय जलधाराएं आगे बढ़कर वापस मुड़ती हैं तो उन्हें कहते हैं प्रतिविश्वतीय जलधारा। आइए इसे एक मैप के थ्रू समझते हैं। ये है जलधाराओं वाला क्षेत्र, चूंकि चर्चा की जा रही है इक्वाडोर के संदर्भ में,
तो यहाँ पर है एक्वाडोर। ठीक, और चर्चा की जा रही है प्रशांत महासागर वाले जल के संदर्भ में, जो कि हमारे पहले स्टेटमेंट में लिखा है प्रशांत महासागर। आइए देखते हैं इसी संदर्भ में कि वाकई क्या ये एक्वाडोर से उत्पन्न होंगी, यानी प्रति विश्वतीय जलधारा। यदि हम बात करें पृथ्वी की घूर्णन गति ऐसे है और यह है इक्वेटर। ठीक, आपने देखा ये लाइन है इक्वेटर वाली। तो जब पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है तो इस तरफ जो जलधाराएं प्रवाहित होंगी ऐसे, वे होंगी विश्वतीय जलधाराएं। फिर ये विश्वतीय जलधाराएं यहां जाकर टकराएंगी और कुछ ऊपर की ओर प्रवाहित होंगी, कुछ नीचे की ओर। कुछ जलधाराएं ऐसे टकराकर वापस लौटेंगी। तो जो ये जलधाराएं वापस लौट रही हैं इन्हें कहते हैं प्रति विश्वतीय जलधाराएं। आप देख पा रहे होंगे इस रीजन के संदर्भ में प्रति विश्वतीय जलधाराएं इस तरफ से उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, ना कि इक्वाडोर के पास से, यानी इक्वाडोर के वाला पहला स्टेटमेंट यहां गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा है यह दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जो केवल 2 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। आइए देख लेते हैं इसके संदर्भ में। तो यह है दक्षिण अमेरिका वाला पूरा मैप, जिसमें यहां पर है एक्वाडोर, और एक्वाडोर 2 देशों के साथ कोलंबिया और पेरू के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। क्या यहां पर यह एकमात्र देश है जो ऐसा कर रहा है? नहीं, यहां उरुग्वे भी वह देश है जो दक्षिण अमेरिका में 2 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। एक अर्जेंटीना के साथ कर रहा है और दूसरा ब्राजील के साथ। तो यहां पर दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा कथन है ब्राजील इसका सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। आइए यह भी देख लेते हैं। यह है एक्वाडोर और ब्राजील है यह। ब्राजील एक्वाडोर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, यानी इसका पड़ोसी देश नहीं है। तो तीसरा कथन हो जाएगा गलत। चौथा है प्रसिद्ध चिम्बोराजो ज्वालामुखी यहीं स्थित है। देख लेते हैं क्या यह कथन सही है। यह है एक्वाडोर और प्रसिद्ध चिम्बोराजो ज्वालामुखी है यह 6310 मीटर। यह स्थित है एक्वाडोर में, यानी चौथा कथन हमारा सही है। तो इस प्रश्न का सही कथन ही बताना था हमें एक्वाडोर के संदर्भ में, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो कि यूपीएससी ने आपसे पूछा है। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 के सेट ए के 68वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको नदी दी हुई है और दूसरी तरफ उसमें जाकर मिलती है, यानी नदी किन स्थानों में जाकर मिलती है, जिसमें पहली मेकोंग अंडमान सागर, थेम्स आयरिश सागर, वोल्गा कैस्पियन सागर, जम्बेजी हिंद महासागर। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है और है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 3 और 4, केवल 1, 2 और 4। आइए देखते हैं। सबसे पहले मेकोंग रिवर के संदर्भ में यह है मैप। मेकोंग रिवर की बात करें तो यह तिब्बत की प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है। यह पूर्वी तिब्बत से ऐसे प्रवाहित होती है, आगे बढ़ती है। यह है मेकोंग रिवर और यह अपने यहाँ डेल्टा बनाती है। तो यह नदी कहां पर आकर गिरती है? साउथ चाइना सी में। ठीक है, यानी यहां हमारा पहला सुमेलन गलत हो जाएगा। मेकोंग अंडमान सागर में आकर नहीं गिरती, साउथ चाइना सी में आकर गिरती है। ठीक, थेम्स रिवर देख लेते हैं, क्या वाकई है आयरिश सागर में जाकर गिरती है? तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे थेम्स रिवर वाला मैप। यह है मैप। यहां पर चर्चा करेंगे इंग्लैंड के संदर्भ में, क्योंकि इंग्लैंड की प्रमुख नदियों के रूप में जानी जाती है। यह है थेम्स रिवर जो आगे बढ़ती है यह, और यहां आकर डेल्टा बनाती है, जो कहां गिरती है देखिए नजदीक नॉर्थ सी में। जबकि आयरिश सी यहां पर है, ये उसके ऑपोजिट साइड है, और यह कहां गिरती है? नॉर्थ सी में। तो यहां हमारा दूसरा सुमेलन भी हो जाएगा गलत, क्योंकि यह कहां गिर रही है? नॉर्थ सी। तीसरा है वोल्गा, इसके सामने है कैस्पियन। आइए देख लेते हैं वोल्गा का मैप। तो यह है रशिया के संदर्भ में, यूरोप की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी के बारे में देखें तो यह है वोल्गा नदी जो यह है वोल्गा नदी जो आगे बढ़ती है और कहां जाकर गिरती है देखिए कैस्पियन सागर में। तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, यानी हमारा तीसरा सुमेलन सही हो जाएगा। ठीक, चौथा है जम्बेजी। जम्बेजी के रूप में देखते हैं कहां पर है जम्बेजी नदी। यह है अफ्रीका की एक नदी और जम्बेजी नदी बढ़ती है यहां से। यह है जम्बेजी नदी, विक्टोरिया फॉल्स से होकर आगे बढ़ती है, लेक करीबा से होकर आगे बढ़ती है और फिर जाकर यहाँ
गिरती है कहाँ, मोज़ेम्बिक चैनल में। मोज़ेम्बिक चैनल किसका हिस्सा है, हिंद महासागर का या इंडियन ओशन का। तो यहाँ हमारा चौथा सुमेलन हो जाएगा सही। 3 और 4 सुमेलन सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। मेकोंग रिवर का एक और मैप देख लीजिए, आपको आसानी होगी इसे समझने में। ठीक है, मेकोंग रिवर देखिए यह पूर्वी तिब्बत से होकर आगे बढ़ती है और इसके बाद यह लाओस म्यांमार की सीमा बनाकर आगे बढ़ती है, फिर लाओस थाईलैंड की सीमा बनाकर आगे बढ़ती है और फिर कंबोडिया में प्रवेश करती है, अंत में वियतनाम में प्रवेश करती है और फिर बाहर गिरती है साउथ चाइना सी में। ठीक है, तो सुमेलन 3 और 4 सही था। इस प्रश्न का सही जवाब क्या था, हमने देखा था ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए अभ्यास प्रश्न के रूप में है, यानी इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास कथन है, एशिया की उत्तरी निम्न भूमि का विस्तार यूराल पर्वत व लीना नदी के मध्य है। दूसरा, इस मैदान में प्रवाहित होने वाली ओब और येनेसी नदी का निकास आर्कटिक महासागर में होता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है, और है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हमारे न्यूज ऑन मैप के वर्ल्ड के अगले सेगमेंट में, अगले एपिसोड में। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।